हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चित स्टडी। स्वागत है आपका अर्चित स्टडी चैनल में। आज हम हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड हिंदी का सबसे बेसिक चैप्टर वर्णमाला के नोट्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वर्णमाला से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल फैक्ट्स को पढ़ेंगे, जहां से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला की कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों का जो सिस्टेमेटिक ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण का मतलब होता है ये एक ध्वनि का लिखित रूप होता है, और ध्वनि की अगर हम बात करें तो ये वर्ण का मौखिक रूप होता है। मतलब ये इंटरलेट है आपस में, ऐसे समझ सकते हैं हम। जैसे वर्ण है तो वर्ण क्या है? साउंड है। साउंड का एक रिटर्न रूप है इसका। मतलब हम जब लिखते हैं साउंड को तो उसे हम कह देते हैं वर्ण। और जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि मौखिक रूप है। मतलब जो हम लिख रहे हैं उस रिटर्न को जब हम बोलते हैं वो हो जाता है साउंड, तो उसे कहा जाता है ध्वनि। तो बस वर्णों के इसी एक सिस्टेमेटिक तरीके को हम बोल देते हैं वर्णमाला। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, 52। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। लिपि की अगर हम बात करें तो लिपि एक लिखने का तरीका होता है, एक चिन्ह होता है जिसके द्वारा हम किसी भी लैंग्वेज को लिखते हैं। हर लैंग्वेज के अपने अपने सिंबल्स, चिन्ह बने हुए हैं। जैसे हिंदी में आ से और ज्ञा तक जो ये आ ई ऊ ऋ सी ए ओ, इसी तरह जो ज्ञा तक है ये क्या है? ये चिन्ह है, हिंदी के वर्ण हैं ये 52। इन्हीं से ही हम क्या करते हैं? लैंग्वेज को लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं लिख के। तो इसे ही कहते हैं लिपि। इसी तरह अगर हम इंग्लिश की बात करें या किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें तो सबके क्या होती है? एक अपनी स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है। तो इंग्लिश की भी रोमन लिपि है। जैसे हम ए से और जेड तक के जो लेटर हैं उनका यूज करके हम वर्ड्स बनाते हैं, फिर हम लैंग्वेज में उसे शो करते हैं। तो ये जो हर एक लैंग्वेज के अपने चिन्ह हैं, सिम्बल्स हैं, इनका जो लिखने का रूप है इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही स्क्रिप्ट, लिपि कहा जाता है। अब हम हिंदी के 52 वर्ण की अगर हम बात करें, 52 वर्ण जो होते हैं इसकी हम बात करें तो वर्ण को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है हिंदी के अंदर। जो 52 वर्ड्स हैं, एक स्वर में, एक व्यंजन में। जो स्वर हैं उनको हम 11 या फिर 13 इस तरीके से हम मान सकते हैं। 11 जो होते हैं वो होते हैं मूल स्वर, और जो 13 होते हैं वो होते हैं टोटल स्वर, कुल स्वर की अगर हम बात करते हैं। इसी तरह व्यंजन को 39 जो इसके लेटर्स हैं, जो वर्ण हैं वो होते हैं 39, 39 जो व्यंजन है इसके। तो जो पूरे 52 वर्ण हैं इनको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन। अब हम बात करते हैं स्वर की एक बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं। तो जो स्वर हैं उसमें मेन जो मूल स्वर हैं वो 11 हैं। 11 कौन कौन से हैं? अ, आ, ई उ ऋषि ए ओ। ये जो 11 स्वर हैं ये मूल स्वर हैं, मतलब जिन्हें मेन स्वर कहा गया है। उसके बाद में अंग और आ, ये जो 2 हैं ये भी स्वर ही हैं, और इनको मिला के अगर कुल पूछता है हिंदी में तो 13 स्वर हैं। अब ये जो 2 हैं इनका क्या है? अंग और आ, ये अयोगवाह है। इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है। इन्हें अनुस्वार या विसर्ग भी कहते हैं। इन्हें वर्णों के बीच की कड़ी माना जाता है। मतलब ये जॉइंट करते हैं किसी भी वर्ण को, तो इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है, इन्हें स्वर भी कहा जाता है, इन्हें अनुस्वार विसर्ग भी कहा जाता है। तो इन 2 को आप स्पेशल देख लीजिएगा। अगर आप इन्हें 11 के साथ में ऐड कर लेंगे तो स्वर हो जाएंगे 13, और अगर आप इन्हें हटा देंगे तो मूल स्वर हो जाएंगे 11। अब हम स्वर की एक डेफिनेशन देखें, एक परिभाषा देखें, तो स्वर को अगर हम एक लाइन में अगर हम पूरा डिफाइन करें तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वह स्वर होते हैं। मतलब जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्ण है उन्हें क्या कह देते हैं? स्वर कह देते हैं। जिनके बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे व्यंजन की या किसी भी, जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो क्या होते हैं? वो स्वर होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें व्यंजन की तो व्यंजन जैसे कि हमने देखा 39 होते हैं, 39। और ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? जो का से और ज्ञा तक होते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, झा, इस तरीके से जो ज्ञा तक हैं। या फिर हम इसे वर्गों में भी पढ़ते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग या फिर पा वर्ग। जो ये पूरी सीरीज है ये होती है हमारी व्यंजन।
जो कि हमारी 39 वर्ण है इसके अंदर में। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एक लाइन में से हम बताएं कि क्या होता है व्यंजन, तो जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब जो व्यंजन है उन्हें इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वो नहीं है, उन्हें स्वर के बिना बोला ही नहीं जा सकता। आप कोई भी वर्ड उठा लीजिए, का उठा लीजिए, खा बुला लीजिए, तो इसके अंदर आ जो होता है वो ऑलरेडी होता है, आ की साउंड आएगी आएगी। तो मतलब किसी को भी आप उठाएंगे ना व्यंजन में, किसी भी वर्ण को आप उठाएंगे उसमें आ की साउंड आएगी आएगी, मतलब स्वर आएगा ही आएगा। तो व्यंजन को क्या करते हैं हम, स्वर की सहायता से बोलते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, ध्वनि हम बोलते हैं, तो जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाए वह व्यंजन होते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं, जहाँ पे किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने स्वर की बात करी थी कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण कहलाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। स्वर जो होते हैं मूल रूप से 11 होते हैं, लेकिन अगर कुल पूछता है हिंदी के अंदर तो 13 होते हैं। तो अगर हम स्वर की मात्रा की बात करें कि स्वर की मात्रा क्या है, तो जैसे आपको ये दिख रहे हैं ना, ये स्वर के नीचे जो 11 और 13 जो ये दिख रहे हैं ये वर्ण, तो इनका आप देखिए, इनका एक तो ये रूप है जो सामने दिख रहा है, ए आ ई ऊ, इस तरीके से भी ये यूज हो जाते हैं। या फिर ये इस तरीके से यूज ना होके जब मात्रा में आते हैं ना, तो एक रूप वो भी होता है। तो स्वर की मात्रा की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इससे डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा सीधा। जैसे व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। मतलब ये कि ये जो सामने स्वर लिखे हुए हैं ये इस रूप में ना आकर अपनी मात्राओं के रूप में आ जाए। जैसे ए की मात्रा ऊपर ए भी होती है ना, डबल वाली ए भी होती है, ओ की मात्रा ओ भी होती है, आ की मात्रा आ आती है। ठीक है, जैसे हमने आ की मात्रा माँ लिखा हमने, तो माँ के अंदर आ रहा है, लेकिन वो आ डायरेक्ट ना आकर के क्या आ रहा है, वो मात्रा के रूप में आ रहा है। ठीक है, हमने लिखा जो, तो जो में ओ आ रहा है, तो ओ में क्या है, वो डायरेक्ट ना आकर के क्या आ रहा है, मात्रा के रूप में आ रहा है। हमने लिखा हूँ, तो हूँ के अंदर जो ऊ है वो क्या आ रहा है, मात्रा के रूप में आ रहा है। तो ये लिखा है कि व्यंजन के साथ में जब स्वर अपने मूल रूप में ना आकर एक योग में आए, मतलब एक स्वर की मात्रा के रूप में आए, तो उसे क्या कहते हैं, स्वर की मात्रा कहते हैं। मतलब व्यंजनों के साथ में ये योग बनाते हैं किसी भी वर्ड के साथ में, तो वो अपने मूल रूप में ना आकर जब मात्राओं के रूप में आते हैं तो उसे ही कहा जाता है स्वर की मात्रा। अब स्वर की मात्राओं के बारे में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। अक्सर हम ये छोटी छोटी गलतियाँ एग्जाम्स में कर देते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेशली ये लिखी हैं। ये पूछ लेता है इस तरीके भी क्वेश्चंस कभी कभी। तो सबसे पहले जैसे आ ई ओ और आ, ये किसी भी वर्ण के बाद में यूज होते हैं, बाद में लगते हैं। कभी भी देखना, आ है पहले एक शब्द आएगा, फिर उसके बाद में उसकी मात्रा आती है। ई है, ओ है, ये सब क्या होते हैं, बाद में लगते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद में आता है दूसरा ई। ठीक है, इसे क्या है, किसी भी वर्ण के आगे से घूम कर लगती है। एक इकलौती एक यही एक छोटी ई ऐसी है जो कि आगे से घूम करके लगती है, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद में ऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ये 3 स्वर ऐसे हैं जिनकी मात्राएं ऐसी हैं जो किसी भी वर्ण के नीचे से लगती हैं, नीचे यूज होती हैं ये। उसके बाद में ए, बड़ा ए और अंग, ये किसी भी वर्ण के ऊपर लगते हैं। ठीक है, ऊपर ही यूज होंगे। उसके बाद में आता है जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह शब्द अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे आदमी, इमली, ऊन, एहसास आदि। मतलब जब स्वर है ना, जो हमने 2 तरीके से पढ़ा, एक तो उनका मूल जो सामने रूप दिख रहा है आपको, एक स्वर की मात्रा के रूप में, 2 तरीके से स्वर यूज होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जब जो स्वर है ना वो डायरेक्ट यूज हो रहा है और स्टार्टिंग से यूज हो रहा है, तो वो हमेशा एक अपना पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल अपना अर्थ दे देगा या अपना पूरा रूप दिखा देगा। जैसे हमने आ लिखा तो आदमी, अगर इसमें से आ हटा दें तो क्या इसे एक अपने पर्टिकुलर एक वर्ड की कोई पहचान बचती है? नहीं। मतलब क्या है, ये पूरा एक अपने आप में वास्तविक रूप दिखा रहा है। हमने बोला इमली, तो ई है,
ई हटा दिया अगर तो क्या बचा मली। तो कुछ है कुछ नहीं। ये क्या है, जो शुरू में स्वर अपना वास्तविक रूप लेकर आते हैं और स्टार्ट हो रही है अगर स्वर से, तो उनका क्या होता है, अपना वास्तविक रूप को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद में है, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर अपनी मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। मतलब बताया इसमें कि जब दो स्वर किसी व्यंजन वर्ण में आते हैं लगातार तो क्या होता है, पहला अगर कंप्लीटली आ रहा है तो दूसरा क्या है, वो पूरा आएगा। मतलब ये कह सकते हैं हम कि पहला जो अगर एक व्यंजन है और उसमें दो स्वर आ रहे हैं तो पहला तो हमेशा क्या है, मात्रा में यूज हो जाएगा और दूसरा हमेशा पूरा आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा शुरुआत, तो ऊ है, देखो इसके नीचे सा के नीचे तो सा व्यंजन, इसके नीचे पहला शब्द आया स्वर, तो वो क्या है, मात्रा में कन्वर्ट है। और उसके बाद में फिर आया आ, तो ये क्या हुआ, ये पूरा आ गया। मतलब एक वर्ड है शुरुआत, इसमें दो स्वर आ रहे हैं तो पहला जो होगा वो हमेशा मात्रा में कन्वर्ट रहेगा तो दूसरा पूरे रूप में आएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। जब एक पर्टिकुलर व्यंजन का पूरा शब्द है उसमें दो बार स्वर यूज हो रहा है तो पहला मात्रा में और दूसरा अपने वास्तविक रूप में होता है, जैसे शुरुआत, गुंजाइश, मात्राएं आदि इस तरह के वर्ड्स। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था कि व्यंजन 39 होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं का से और ज्ञा तक होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, अब आप ये डायग्राम देखिए, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो का से और ज्ञा तक व्यंजन होते हैं, मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद में देखो मैंने एक इन्हें सीरीज में बांट लिया है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का वर्ग में ना 5 वर्ण होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, डा। चा में चा, छा, जा, झा, या। टा में टा, ठा, डा, ढा, णा। ता में ता, था, दा, धा, ना। पा में पा, फा, बा, भा, मा। ये 25 जो व्यंजन है वो इसी वर्ग में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से भी याद हो जाएंगे और पूरे आप इन्हें निकाल भी पाएंगे कौन सा व्यंजन है। जैसे व्यंजन के काफ़ी प्रकार होते हैं, जैसे जो का से और मा तक के वर्ण हैं इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं। ये 25 व्यंजन हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछ भी लेता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो 25। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि स्पर्शी व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो का से मा तक। वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, तो का से मा तक वर्गीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद में आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे का है ये प्रथम वर्ण की सीरीज है, दूसरा खा है ये द्वितीय वर्ण की सीरीज है, जो गा है ये तृतीय वर्ण की सीरीज है, जो घा है चतुर्थ वर्ण की, और जो डा है ये पंचम अनुनासिक वर्ण की सीरीज है। ये हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट की है डा, या, ना, ना, मा, ये अनुनासिक भी इसे बोला जाता है। मतलब ये जो 5 वर्ण है ना, ये अनुनासिक भी हैं, मतलब नाक से इनका साउंड आता है। तो ये हमारे थे 25 वर्ण। इसके बाद आता है हमारा या, रा, ला, वा। ये जो है इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आता है हमारा सा, सा, हा। ये होते हैं हमारे उष्म व्यंजन, जिनमें हमारी उष्मा, मतलब आप ऐसे करके देखेंगे, अगर सामने हाथ लगाएंगे और बोलेंगे सा, हा, तो इनमें हमारी उष्मा बाहर आ रही है, तो इन्हें कहते हैं उष्म व्यंजन। उसके बाद आता है छा, त्रा, छा, ज्ञा। ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो व्यंजन है, जैसे छा, क्षत्रिय वाला छा, तो ये 2 से मिलकर बना है, का से और सा से, तो इन 2 से मिलकर बना है छा। उसके बाद हम बात करते हैं त्रा की, तो ये ता और रा से मिलकर के बना है। उसके बाद हम बात करते हैं स्रा, श्री वाला श्री की, तो ये सा, सलजम वाला सा और रा, इनसे मिलकर के बना है। इसी तरह जो ज्ञा की हम बात करते हैं तो ये जा और यहाँ से मिलकर बना है। तो इस तरीके से इन जो 4 वर्ण हैं इनको 2-2 व्यंजनों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये थे 39 व्यंजन।
स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये पता ही होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो यहाँ से ये डायग्राम अगर आपको आता है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि 39 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो इसे तो आप अच्छे से देख ही लीजिएगा हर बार जब भी आप एग्जाम्स में जाओगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं व्यंजन के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जो कि बिल्कुल पता ही होना चाहिए। तो जैसे कि हमने व्यंजन देखा ही था कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो मोस्टली स्वर जो होता है वो आ ही होता है सबके अंदर। और ध्यान रखना कि जिस स्वर के अंदर आ नहीं होगा उसके नीचे हमेशा हलंत लगा होता है। हलंत को हम नीचे जैसे संस्कृत में लिखा होता है ना, इस तरीके से नीचे डैश करके हम जो लगाते हैं उसे हलंत कहा जाता है। तो जिस वर्ण के नीचे या जिस व्यंजन के नीचे वो हलंत लगा होगा उसका मतलब होगा कि उसके अंदर स्वर नहीं है, वो आधा व्यंजन है अपने आप में। क्योंकि व्यंजन तो हमने पढ़ा कि व्यंजन वो होते हैं जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है, और अगर उसके अंदर हलंत लगा हुआ है इसका मतलब उसके अंदर स्वर नहीं है, वो आधा व्यंजन है। ठीक है, तो जो कंप्लीट स्वर होगा वो अपने आप में पूरा होगा, उसके अंदर आ की साउंड होगी। तो जैसे इसमें लिखा है कि स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव ही नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना कि बोले ही नहीं जा सकते अगर स्वर नहीं है तो। उसके बाद में आता है बिना स्वर वाले व्यंजन में हलंत लगा होता है जिसे आधा व्यंजन कहा जाता है। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है। तो सिंपल सी बात है, सब में ये साउंड तो आपको मिलेगा ही। चाहे आप जैसे मान लो का को तोड़ लेते हैं, तो का हमने एक अक्षर लिया व्यंजन का, इसे हमने देखा तो का और आ ये दो हैं, तो इसे व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं या एक अक्षर भी कह सकते हैं जो का है। लेकिन जो आ है इसे स्वर या वर्ण कहेंगे या फिर इसे अक्षर नहीं कहेंगे, क्योंकि अक्षर तो का है, आ जो है ये स्वर है, ये साउंड है सिर्फ, ये अक्षर नहीं है। अक्षर हमने सिर्फ लिया का को, इसे आप व्यंजन भी कह सकते हो अक्षर भी कह सकते हो। लेकिन जो इसके अंदर आ साउंड आ रहा है ये सिर्फ स्वर है, इसे आप अक्षर नहीं कह सकते क्योंकि आपको दिखा नहीं है ये। आपको पता है जब आपने ध्वनि बोली है, साउंड बोला, तो तब आपको पता है इसके अंदर स्वर है, हिडन है वो बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से हम व्यंजन को समझ सकते हैं। तो व्यंजनों के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 39 होती है, 39। इसमें स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, जो कि हमने डायग्राम में देखे थे सभी, वहाँ पर आप देखकर अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे इसमें लिखा है परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 का से हा तक होती है। ये बस आप नॉर्मल जनरली याद रख लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैंने इसलिए लिख लिया है कभी एग्जाम्स में अगर पूछ लेता है तो। वैसे आपको 39 ही याद रखने हैं, लेकिन अगर 39 के बाद ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, 39 और 33 दिखाई दे रहा है, तो आप इसे लगा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है जिससे आपको 39 और 33 में फ़र्क नज़र आ जाए। तो परंपरागत रूप से जो व्यंजनों की संख्या वो 33 मानी गई है, और अगर हम कुल व्यंजनों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 39 है। अब देखिए मैंने संयुक्त करके एक सीरीज बनाई हुई है साइड में। ये मैंने इसलिए बनाई हुई है क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं संयुक्त स्वर को लेके, संयुक्त व्यंजन को लेके, संयुक्त वर्ण को लेके। हमें कभी कभी आता है लेकिन एग्जाम में जब हम देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में तीनों होते हैं, संयुक्त स्वर भी व्यंजन भी। तो इस वजह से कभी कभी गलती हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये पहले ही यहाँ पे साइड में लिख लिया है, क्योंकि जिससे हमें पहले से ही इनका डिफरेंस क्लियर रहे, हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो संयुक्त की हम जैसे बात कर रहे थे, तो संयुक्त क्या होता है, जो वर्ण हमारा दो वर्ण से मिलकर के बन रहा है वो हमारा संयुक्त था। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, जैसे हमारे 11 और 13 थे हमारे स्वर, तो उसमें 4 ही हैं संयुक्त स्वर। एक ए ओ, ये हमेशा 2 से ही मिलकर के बन रहे हैं। ठीक है, ए ओ ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये 2 से मिलकर ही बन रहे हैं हमारे। इसी तरीके से संयुक्त व्यंजन है, ये भी 4 होते हैं, जैसे कि हमने देखा था क्षत्रिय वाला त्रा, श्री वाला सा और ज्ञा, ये भी हमारे 2 से मिलकर के बन रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में संयुक्त वर्ण की अगर हम बात करें तो संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे। 4 उसके हैं, 4 हमारे व्यंजन के हैं, 4 हमारे स्वर के हैं। तो अगर हमसे टोटल वर्ण पूछता है कि संयुक्त वर्ण कितने हैं तो होंगे हमारे 8। अगर हमसे पूछता है संयुक्त व्यंजन कितने हैं तो वो होते हैं हमारे 4। और अगर हमसे पूछेगा संयुक्त स्वर कितने हैं तो वो भी हमारे 4 हैं। ठीक है, तो
कोई कन्फ्यूजन ना हो, पहले से क्लियर रहें, इस वजह से मैंने संयुक्त करके पहले लिख दिया है। अब देखिए मैंने एक सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्योंकि अब हिंदी के अंदर भी कुछ क्रिटिकल्स क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे तो ही आप ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये गलत हो गई होगा। तो जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो जान पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे हिंदी वर्णमाला से अगर संयुक्त व्यंजन को बाहर कर दें तो कितने व्यंजन बचेंगे। तो देखिए इसमें थोड़ी सी मतलब रीजनिंग पावर आपको लगानी है अपनी। इसमें क्या है, हिंदी वर्णमाला क्या कितनी होते हैं अक्सर 52, 52 में से संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं 4। अब बाहर करने की बात कर रहा है तो 52 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 48, 48 वर्ण बचेंगे। तो ये था इसका आंसर। तो यहाँ पर क्या है, जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होगा, मतलब उसे पता होगा कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है और कितने होते हैं, उसे ये पता होगा कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो वो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएगा। अदरवाइज जिसे नहीं पता होगा कि संयुक्त व्यंजन क्या है, कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो गई होगा। ये क्वेश्चन मुझे आपसे डिस्कस करना थोड़ा जैसा ज़रूरी इसलिए लगा क्योंकि ये मुझे प्रीवियस ईयर में नज़र आया कि कुछ क्रिटिकल्स क्वेश्चन भी अब हिंदी में आने लग गए हैं। तो अब सिर्फ याद करना ही काफ़ी नहीं है, चीज़ों को समझना भी इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी आपका लास्ट पॉइंट है नीचे कि भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजन का रूप निम्न प्रकार का होता है। जैसे ये व्यंजन है, एक मैंने कोई भी व्यंजन उठा लिया है, जैसे का है, इसके साथ हमने सभी स्वरों का यूज किया है। तो आ का हमने किया तो का हुआ, की, कु, नीचे ऊ स्वर का प्रयोग किया। मतलब हमने एक व्यंजन उठाया, आप इसी तरह कोई भी उठा सकते हैं, और उसके साथ में हम देखेंगे तो सभी स्वरों का जो रूप होगा वो एक अलग तरीके से ही दिखाई देता है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, एक प्रैक्टिकल चीज़ है ये। अगर आप जब लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें देखते भी हैं। तो ये था हमारा वर्णमाला चैप्टर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहेगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।